नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश सत्ता का फाइनल में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए मतदान में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। पहले कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ आरोप पत्र लाई, फिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कमलनाथ पर 15 महीने के कार्यकाल में करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और अब दागदार कौन है, इसको लेकर शिवराज और कमलनाथ आमने सामने हैं। पहले शिवराज ने शायराना अंदाज में कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा, दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं। तो कमलनाथ ने भी ट्वीट पर पलटवार किया और लिखा कि जो बेदाग थे वो बेदाग ही रहेंगे और इन पर आरोप प्रत्यारोप के बीच दागदार कौन है और बेदाग कौन है, इसका फैसला तो 10 नवंबर को जनता आने के बाद ही होगा। लेकिन सत्ता का फाइनल में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उसके पहले देखिए कि वो बिल्कुल बेदाग है, दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं। अगर दुनिया भर के वाशिंग पाउडर भी ले आए तो वो दाग धुल नहीं सकते और इसलिए कम से कम अपने आप को बेदाग ना कहें। को लेकर एक बात कही, उस पर कमलनाथ जी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कौन बेदाग है ये वर्षों से प्रदेश की जनता खुद जानती है और कौन दागदार है इस सच्चाई को भी प्रदेश की जनता जानती है। और उन्होंने सही कहा है कि ऐसा कोई वॉशिंग पाउडर नहीं बना है जो इन दागों को धो सके। तो पूरा प्रदेश सच्चाई को जानता है, किसका 40 वर्ष का राजनीतिक जीवन बेदाग है, किसका जीवन दागदार है, किसके जीवन के साथ कई घोटाले जुड़े हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि भाजपा की जो वॉशिंग मशीन है जो दागदार को बेदाग बना मुझे भी 50 करोड़ मिल रहे थे, मैंने तो नहीं लिए। मुझे भी मंत्री पद मिल रहा था, मैंने तो नहीं लिए। मैं भी आज गंधवानी से विधायक हूं।
मुझे भी 50 करोड़ मिल रहे थे, मैंने तो नहीं लिए। मुझे भी मंत्री पद मिल रहा था, मैंने तो नहीं लिए। तो अब ऐसे समय में जब प्रचार समाप्त होने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप से जनता का ध्यान मुद्दों से भटक रहा है। तब मतदान वाले दिन मतदाता क्या इन आरोपों को ध्यान में रखकर वोट करेगा कि स्थानीय मुद्दों पर? इस पर सबकी नजर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस विषय पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। प्रभु जी, जो कुछ वॉशिंग मशीन, वॉशिंग पाउडर सब कुछ चल रहा है और जो चुनाव आयोग का कुछ समय पहले जो फैसला आया है, तो आपको नहीं लग रहा है कि दाग बेदाग की जो राजनीति चल रही है उस पर एक तरह से चुनाव आयोग ने जो आज जजमेंट दिया, और शायद हाल के वर्षों में किसी और नेता के खिलाफ इतना बड़ा जजमेंट नहीं आया होगा कि उनको स्टार प्रचारक पद से हटा दिया जाए, इतना बड़ा एक्शन, उसके बाद भी नेता मानने को तैयार नहीं है। कुछ देर पहले कैलाश विजयवर्गीय को नोटिस मिला है उनकी भाषा पर, उमंग सिंगार भी 50 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो ये जो हवाई बातें कर रहे हैं और आखिर में ये कहते हैं कि जनता को सब पता है कि कौन दागदार है कौन बेदाग है, तो फिर जनता पर ही क्यों नहीं छोड़ दिया जाए? क्योंकि जनता के बीच जिन लोगों को आप कह रहे हैं कि पैसे लेकर बिक गए हैं, दागी हैं, बागी हैं या ईमानदार हैं, 40 साल का अनुभव है या जो भी घपले घोटालेबाज है, ईमानदार है, वो जनता के बीच जा ही रहे हैं, तो जनता के ऊपर छोड़ दिया जाए कि जनता को जिसको लगेगा ईमानदार है, अच्छी छवि वाले, उसको जिता देगी, बाकी को घर भेज देगी। बिल्कुल मनोज जी, जनता का जो धोबी घाट है वहाँ पर जो सारे कपड़े हैं वहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन सा कपड़ा उजला है, कौन सा खराब है, किस कपड़े के रेशे घिस चुके हैं, वो फटने वाला है। ये सारी चीज़ें बस 3 तारीख को खुलासा हो जाएगा। 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो पता चल जाएगा कि वाकई में जनता ने किसको साफ किया है, किसके दाग वो धो नहीं पाई है। तो इस तमाम तो कयास वहाँ पर ईवीएम में दर्ज होंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की जो आज की पहल है वाकई में काबिले तारीफ है, लेकिन देर से है। चुनाव आयोग ने मेरे ख्याल से बिल्कुल देश में पहली बार किसी प्रदेश स्तर के जो प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, किसी भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री स्तर के किसी नेता को स्टार प्रचारक पद से हटाया है, वो भी उनके बार बार के बयानों के बाद, नोटिस देने के बाद भी उनका वैसे ही बयान जारी करना, बार बार उसको लेकर लगातार शिकायतें होना, स्पष्टीकरण ढंग से न देना, ऐसा देना जिससे आयोग संतुष्ट नहीं हुआ। तो ये बताता है कि राजनेताओं का चरित्र कहाँ पर आ गया है कि वो वोट की खातिर कहाँ तक गिर सकते हैं, कैसे कैसे बयान दे सकते हैं कि आयोग उनको बार बार चेतावनी दे रहा है फिर भी वो नहीं मान रहे। बिल्कुल कमलनाथ जी के 3 बयानों को कोट किया है आयोग ने, जो अपना आदेश जारी किया उसमें। एक तो आइटम वाला है जो एक और है, शिवराज नौटंकी के कलाकार है, बम्बई जाकर एक्टिंग करें। जी, तो पहला महिला अस्मिता वाला है कि महिला अस्मिता के खिलाफ वो बयान था। दूसरा जो है आपने एक नौटंकीबाज कह दिया, उनको कलाकारों से तुलना कर दी है। और तीसरा एक उन्होंने कहा कि माफिया इनके भगवान है। आपके भगवान तो माफिया है, जिसने आपकी एमपी की पहचान बनाई, आपके भगवान तो मिलावटखोर हैं, मतलब भगवान भी बीच में आ गए बीच में। हाँ, तो ये जो बयान है ये स्वाभाविक तौर पर आपत्तिजनक है। किसी भी व्यक्ति के लिए इन बयानों को आप प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। आप आरोप, राजनीति भी ये कहती है कि आप आरोप वो लगाइए जिनको आप प्रमाणित कर सकें। यदि हम वीडी शर्मा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो हमने भी इस पर बात की थी। हमने यही कहा था कि यदि आप आरोप लगा रहे हैं तो साथ में प्रमाण भी देने चाहिए उसको कि ये गड़बड़ियाँ हैं। आपके पास सरकार है तो आप कार्रवाई कीजिए। कमलनाथ की पूरी पार्टी जो है कांग्रेस, वो आरोप लगाती है शिवराज सरकार पर, तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है। लेकिन 15 महीने की अपनी सरकार, उनने किसी भी मामले में उनको आरोपी साबित नहीं किया। कोई भी एक जांच उनने पूरी नहीं करवाई कि उनने कहे कि ये वाकई में दागदार है। बिल्कुल। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की है तो 7 महीने की सरकार में भाजपा ने भी कमलनाथ सरकार पर या उस समय के मंत्री रहे लोगों पर किसी भी एक व्यक्ति पर यह आरोप प्रमाणित नहीं कर पाई। ये उनने तो कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वो कुछ अलग तरीके से सरकार अभी बनकर आई है, हो सकता है आगे वो ऐसा काम करे। तो उनने ये बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि कोई भी एक व्यक्ति को दागदार साबित करे। लेकिन राजनीति में जो ये बात कह रहे हैं कि दाग नहीं है, वो कह रहे हैं हम बेदाग हैं, लेकिन राजनीति एक ऐसा है जहां पर दाग अच्छे हैं वाला स्लोगन ज्यादा कारगर होता है कि हर नेता दागदार है। आप जो आपराधिक आंकड़े, जो C-FAR में अपराधी आंकड़े जो बताते हैं एडीआर की रिपोर्ट से, वो ये बताती भी है। जी, वो तो आपराधिक रिकॉर्ड, लेकिन हर नेता के लांछन जो है, कोई ना कोई लांछन एक दूसरे पर लगते ही रहते हैं। जनता की अदालत में वो जाते हैं और जनता उनको यदि जिता देती है, वो कहते हैं कि जनता ने हमको बरी कर दिया, फिर वो जनता की अदालत को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा मानते हैं कि हम तो जनता की अदालत से बेदाग साबित हुए हैं। लेकिन जनता अपराधियों को भी जेल में बंद रहते हैं, उनको भी चुन लेती है कई बार।
जनता की अलग परिस्थितियां होती होंगी वोटिंग की, क्योंकि उसको तो उन्हीं में से चुनना है, दागदारों में से जो कम दागदार है उसको चुनना, या जो ज़्यादा दागदार होने के बावजूद जनता के काम आ रहा है उसको चुनना है। तो वो अपना हित देखकर जनता निर्णय करती है। लेकिन स्वाभाविक तौर पर राजनीति में जिस तरीके की बयानबाजी मध्य प्रदेश के इन उपचुनाव में चल रही है और जिस मोड़ पर ये चुनाव आ गए हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा पहले कभी हुआ है। मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं हुआ है इस तरीके का, जिस निचले स्तर पर राजनीति को लेकर नेता आ गए हैं, ये बहुत घटियापन है। अब यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करनी पड़ेगी कि वो संतुलित शब्दों में बात करते हैं। आज भी जो उन्होंने बयान दिया, एक शेर शायरी के जरिए उन्हें बताने की कोशिश की है कि आप पर भी आरोप लगे हैं गंभीर, और कमलनाथ जी पर तो 281 करोड़ के घोटाले का एक आरोप तब लगा जब वो मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल, जो कल वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, जिसमें उनके आसपास के लोग, तमाम लोगों के इनकम टैक्स के छापे पड़े, उनके भांजे रतुलपुरी को जेल तक जाना पड़ा। तो ऐसे तमाम चीज़ें जो चीज़ें हैं सामने, उसके बाद भी आप बड़ी शान से अपने आप को आप कहें कि मैं बेदाग हूँ, तो ये कहीं भी उचित नहीं लगता है कि आप जनता को भरमाने की कोशिश करें और सभी लोग इस पर शांत रहें। तो नेताओं को सोचना चाहिए इस मामले में कि वो अनर्गल बयानबाजी से बचें, एक दूसरे पर कम से कम ऐसे हल्के छिछोरे आरोप तो ना लगाएं। जैसे उमेश सिंह आज कह रहे हैं कि 50 करोड़ का मुझे ऑफर दिया, मंत्री पद का भी मुझे ऑफर दिया था, तो इसके कोई प्रमाण दे देते वो, या किसने का ऑफर दिया उसका नाम ले लेते, उसका नाम जाहिर कर देते। लेकिन ये केवल और केवल थोती बातें हैं, छिछली बातें हैं, जिनका कोई हल नहीं निकलने वाला है, केवल और केवल वोटों को भरमाने की कोशिश है। ब्रजेश जी, वॉशिंग पाउडर और वॉशिंग मशीन की बात हो रही है, तो कई सारे वॉशिंग पाउडर इस तरीके के आते हैं कि वो एक कंपनी बताती है कि इसमें अगर ये वॉशिंग पाउडर का उपयोग करेंगे तो मशीन बेहतर रिजल्ट देगी। तो इन दोनों नेताओं के बयान को इसी तरीके से देखा जाए, क्योंकि चुनाव के समय इस प्रकार की बयानबाजी होती है, लेकिन जब सत्ता में होते हैं या विपक्ष में होते हैं तब जो दोस्ताना है वो भी बड़े चर्चाओं में रहता है। बिल्कुल मनोज जी, यहाँ तो क्या है कि एक मेरी कमीज में कितनी साफ है ये जताने की कोशिश हो रही है। हालांकि यदि दाग और बेदाग की हम परिभाषा लें, कोर्ट के नज़रिए से लें, तो दागी वो हैं जिन पे आपराधिक मामले दर्ज हैं, भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं, जिनको दागी माना जाता है। और मध्य प्रदेश की विधानसभा में 41% दागी हैं। यदि चुनाव आयोग के आंकड़े हम पिछली बार के देखें तो दाग एक वो है, और एक दाग वाली ये बात कर रहे हैं। यदि इस तरह से दाग लगे हैं, किसी पे आरोप लगे हैं, उनको दागी हम मानेंगे, तो कुएं में भांग की तरह घुली है जिस तरह से, उसी तरह से एक भी नेता आपको नहीं मिलेगा जो बेदाग हो। मत पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में सब पे दाग ना है, किसी न किसी तरह के आरोप हैं। तो ये दाग किस तरह के हैं जो लगाए जा रहे हैं आप पे, जिनकी कोई प्रमाण नहीं है, इस तरह से आरोप लगे। यदि कोर्ट से आप बरी हो गए हो तो कोई अलग बात है। यदि रतुलपुरी का मामला ही लें हम, तो दागी हैं कमलनाथ जी, उनके भांजे पे आरोप लगे हैं। यदि शिवराज जी का मामला लें हम, तो डंपर और व्यापम पे उनके दाग लगे हुए। तो यदि बेदाग कैसे मानोगे? और इस मध्य प्रदेश में मामाओं की एक नई परिभाषा भी देखने को मिल रही नेताओं की ओर से। निश्चित तौर पर मनोज जी, तो ये जो आरोप हैं, आरोप प्रत्यारोप हैं, ये चुनावी राजनीति के हिसाब से लगाए जाते हैं और उनको भी जनता उसी हिसाब से लेती है। और नहीं तो क्या कारण है कि भी बेदाग ढूंढोगे आप, तो ऐसे अभी चुनाव में चुनना, जैसे पटेरिया जी ने बताया कि उनको चुनना वही है, अपराधी भी चुन लिए जाते हैं, इसलिए चुन लिए जाते हैं कि भाई यदि दागी मान रहे हैं सबको, तो वो सब दागी वाले खड़े हैं, तो कम दागी कौन है, ज़्यादा दागी कौन है, या जैसा प्रभु जी ने कहा जो ज़्यादा काम का हो। हाँ, ज़्यादा काम का हो। जैसे अपराधी भी चुन लिए जाते हैं, क्षेत्र के हिसाब से उनको लगता है कि हमारे ज़्यादा काम कर सकता है। तो यहाँ दाग वाला वो है, यदि इस तरह से दाग जो ढूंढेंगे, बेदाग ढूंढेंगे तो मिलेंगे ही नहीं। तो इस तरह के आरोप लगा के एक तरह से मुख्य मुद्दों से भटकाने की कोशिश होती है, और जनता भी मुझे लगता है कि इसी तरीके से लेती है। नहीं तो दागियों को क्यों चुनती, अपराधियों को क्यों चुनती? बिल्कुल। प्रभु जी, एक और बात है, जो दागी की बात हो रही है, लेकिन अभी तक ये माना जाता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष एक संस्थान है और जो उनके नतीजे, जो उनके निर्णय होते हैं वो हमको समय समय पे देखने को भी मिलते हैं, चाहे वो बीजेपी नेता हो, कांग्रेस हो, या पूरे प्रदेश या देश की बात करें हम। लेकिन अभी जो डिसीजन आता है कमलनाथ के खिलाफ, उसमें फिर के मिश्रा का एक ट्वीट आता है। वो ये कहते हैं कि बहुत बढ़िया किया कि आपने नागरिकता नहीं छीनी है, 48 घंटे पहले आप किसी को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपका ये निर्णय से साबित होगा कि चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे। तो आपको लगता है कि फिर बचा क्या है? क्योंकि जो संवैधानिक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट पर आप आरोप लगा देते हैं जब डिसीजन आते हैं, मंदिर से जुड़े या तमाम सारे। अभी जो चुनाव आयोग ने डिसीजन लिया तो आप उस पर आरोप लगा देते हैं। जनता पर आपको भरोसा नहीं है, क्योंकि जनता की अदालत की आप बात करते हैं, लेकिन अगर कोई नेता अगर चुनाव हार गया, या राहुल गांधी आ रहे हैं, अटल जी आ रहे हैं, कमलनाथ खुद आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनता ने उनको दागदार माना है या उनको
किसी और नज़रिए से देखा, क्योंकि वो जनतंत्र का फैसला है। इन सब के बीच अगर संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के सवाल खड़े होने लगे, ईवीएम आपके निशाने पर पहले से थी, तो फिर बचता क्या है? फिर क्या आपको नहीं लगता कि नेता एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं जिससे इन संवैधानिक संस्थाओं के प्रति लोगों का मोह भंग और एक अराजकता की स्थिति बनती नजर आए? देखिए मनोज जी, ये मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू वाला मामला है कि आपके पक्ष की जो बात हो तो आप वो कहें बहुत अच्छी है, यदि कैलाश विजयवर्गीय को जो नोटिस दिया उन पर कोई कार्रवाई हो जाए तो अभी यही कांग्रेस तारीफ करने लगेगी चुनाव आयोग की। बिल्कुल। और यदि कमलनाथ जी का जो मामला है, लगातार हम देख रहे थे, खबरों में भी आ रहा था, नोटिस पर नोटिस दिए जा रहे थे उनको, शिकायतें भी हो रही थी और लगातार उनके बयान आ भी रहे थे वैसे, जिसको लेकर जनता भी उद्वेलित है। कई जगह तरह तरह की चीज़ें उनके सामने आई, तो उस पर यदि कोई कार्रवाई होती तो इस तरीके का आरोप लगाना संवैधानिक संस्था पे, तो स्वाभाविक तौर पर इसको तो चुनाव आयोग को इसको संज्ञान लेना चाहिए। के मिश्रा स्टार प्रचारक तो है नहीं कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे कोई, उनको हटा दे, लेकिन यदि वो पार्टी के नेता की हैसियत से ऐसा कोई बयान दे रहे हैं तो उस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उस पार्टी के अध्यक्ष से पूछा जाना चाहिए कि आपकी पार्टी के नेता किस आधार पर चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि चुनाव आयोग ने हमेशा अपनी निष्पक्षता साबित की है। चुनाव आयोग ने पिछले चुनाव में देखें, इसके पहले भी देख लीजिए आप, अभी इस चुनाव में देख लीजिए, यदि विपक्ष ने कोई शिकायत की तो ज़्यादा गंभीरता से उसको लिया शिकायत को, क्योंकि ये माना जा, आमतौर पर एक धारणा होती है जो सत्ताधारी दल है उसके प्रभाव में प्रशासन आ जाता है, कार्रवाइयाँ बहुत सारी होती है, उसको कुछ ना कुछ सहूलियत मिल जाती है, जिसको लेकर विपक्ष ज़्यादा शिकायत करता है। और अभी भी यदि शिकायतों का आंकड़ा देखा जाए तो कांग्रेस की शिकायतें ज़्यादा हैं और कलेक्टर एसपी तक के ट्रांसफर हो गए शिकायतों। लेकिन कांग्रेस को केवल शिकायत करना इसलिए शिकायत करती है। जैसे एक मामला अभी हाल ही में शिकायत की गई थी कांग्रेस की तरफ से कि शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी जो है वो सरकारी खर्च पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनके साथ घूम रहे हैं, जबकि वो ओएसडी जो है वो ऑलरेडी पहले से इस्तीफा दे चुके हैं, उनका इस्तीफा पब्लिक डोमेन में है। बिल्कुल। और वो 9 तारीख को 9 अक्टूबर को इस्तीफा दे उनका मंजूर हो चुका है, और आप जो है 27-28 अक्टूबर को उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो जो है एक सरकारी खर्चे पे चुनाव प्रचार करना है। तो इस तरीके के जो अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं, झूठी शिकायतें की जाती हैं, आयोग को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए कायदे से, क्योंकि आपने तो शिकायत दर्ज करा दी, आपने अपनी शिकायतों की संख्या बढ़ा ली, लेकिन उनसे कितनी सही है, कितनी वाजिब शिकायतें हैं, क्योंकि आयोग जो है वो निष्पक्ष संस्था है, वो सभी पहलुओं को देखकर निर्णय लेती है। अब आप कहें कि कमलनाथ जी के मामले में तो आपने उनको स्टार प्रचारक पद से हटा दिया, लेकिन जो ओएसडी के मामले आपने कोई कार्रवाई नहीं की, तो ओएसडी के मामले में तो शिकायत झूठी है, लेकिन कमलनाथ के मामले में शिकायत प्रमाणित हो रही है, बार बार सच साबित हो रही है। और 7 पन्ने का जो शिकायत उसमें है, उसमें पूरा उन्होंने लिखा है कि किस शब्द पर, और बीजेपी ने शिकायत की थी वो ट्रांसक्रिप्शन उन्होंने पूरा दिया था। बिल्कुल, आयोग ने सारी चीजें, आयोग ने अपने आपको पारदर्शिता के साथ अपने निष्पक्ष होने के पूरे प्रमाण दिए कि आपने किस सभा में कितने बजकर कितने मिनट पर क्या कहा है, किस आधार पर संज्ञान लिया। और अच्छा, आयोग, चुनाव आयोग केवल यही काम नहीं करता कि केवल शिकायतें देखता हो। चुनाव आयोग का अपना पूरा तंत्र है। चुनाव जब कहीं पर भी होते हैं, चाहे 1 सीट का उपचुनाव हो, चाहे 28 सीट का उपचुनाव हो, या पूरे राज्य के चुनाव या देश के, चुनाव आयोग का अपना एक मॉनिटरिंग का तंत्र है। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मॉनिटरिंग करते हैं, वो अखबारों की मॉनिटरिंग करते हैं। हमने देखा एक मामला नरोत्तम मिश्रा वाला हुआ था, बिल्कुल, अखबार की कटिंग से जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनको जाना पड़ा था। तो ऐसे आयोग अपनी कार्रवाई बहुत गंभीरता से करता है। वो ये नहीं देखता कि कौन व्यक्ति है, किस पार्टी का है, किस दल का है, लेकिन आयोग पर सवाल उठाना ये तो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। ऐसे मामलों पर तो आयोग को कड़ाई से निर्देश जारी करना चाहिए, तुरंत निर्देश जारी करना चाहिए कि जब उसकी अस्मिता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसके दम पर चुनाव, जिसके पास आप शिकायत करने जा रहे हैं, आप उस पर ही भेदभाव के आरोप लगा रहे हैं, तो फिर आपको राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। प्रभु जी, लेकिन एक जैसे हमने बचपन में स्कूल में आपने भी कहानियाँ पढ़ी है वो, और हमारे कई बहुत सारे दर्शकों ने भी, कि उसी से ठंडा उसी से गर्म, कि उसी चुनाव आयोग से आज आप शिकायत करते हैं, उसी चुनाव आयोग से उम्मीद करते हैं कि वो एक्शन लेगा, और उसी चुनाव आयोग में जब एक्शन हो जाता है आपके खिलाफ तो उसी चुनाव आयोग को आप निशाना बनाने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं लगता आपकी कि पार्टी के जो नेता हैं बड़े, उनको भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि चुनाव आयोग लेगा तब लेगा, लेकिन उनको सबसे पहले आगे आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि इस बयान से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उनकी निजी राय है। तो इससे कम से कम एक मैसेज जाएगा कि पार्टियां कम से कम चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर गंभीर हैं। देखिए मनोज, ये तो बचाव का रास्ता है कि हम इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, उसकी निजी राय है। आपकी पार्टी के नेता की हैसियत से वो बयान जारी कर रहे हैं, नहीं तो किसी व्यक्ति की क्या, उसका क्या वजूद है ये बताइए आप। किसी भी व्यक्ति का, यदि कोई आदमी है, इंडिविजुअल व्यक्ति है, तो मध्य प्रदेश में 7.5 करोड़ जनता है मध्य प्रदेश की, उनमें से एक आम आदमी है, वो सामान्य है, लेकिन यदि वो बोल रहा है
तो किसी पार्टी के पद की हैसियत से बोल रहा है, वो बयान जारी करते वक्त उसको बोलना चाहिए कि मेरी निजी राय है, तो समझ में आता है कि वो निजी राय व्यक्त कर रहा है। लेकिन वो एक पार्टी के पदाधिकारी की हैसियत से इन बयानों को जारी कर रहा है, पार्टी के पदाधिकारी की हैसियत से वो चुनाव आयोग पर उंगली उठा रहा है, तो आयोग को तो ऐसे मामले में पार्टी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि व्यक्ति को ही देखना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल ये है, क्योंकि जब ऐसी कार्रवाई होगी कड़ी, तो ये एक परंपरा बनेगी, ऐसी जो अनर्गल बयानबाजी होती है उस पर रोक लगेगी। और इस मामले में कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा मुझे लगता है कि है। लेकिन अब चूंकि चुनाव में केवल 2 दिन का ही समय बचा हुआ है, चुनाव प्रचार थमने वाला है, तो आयोग मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अब गंभीर होगा, क्योंकि आयोग की भी एक अपनी सोच है उसकी कि बहुत सारे मामलों में लिबर्टी देता है आमतौर पर। उसको भी मालूम है जब चुनाव प्रचार करने कोई दल जाता है, कोई नेता जाते हैं, तो उसको जो भाषण देना है, तरह तरह की बातें उनको करनी पड़ती हैं अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए। लोगों को उनकी भाषा में समझाने की कोशिश की जाती है, लोगों को तरह तरह के प्रलोभन भी दिए जाते हैं। तो सारी चीज़ों की एक, चूँकि घोषणा पत्र भी एक प्रलोभन ही है कायदे से देखा जाए तो, चूँकि घोषणा पत्र की परंपरा है तो वो उस तरीके के प्रलोभन भी दिए जाते हैं। तो आयोग इतनी स्वतंत्रता तो देता है, लेकिन जब उस एक हद से ज़्यादा कोई बढ़ जाए तो उस पर कार्रवाई होना निश्चित जरूरी है। बिल्कुल स्वतंत्रता की बात है ब्रजेश जी, जो निश्चित रूप से आयोग लिबर्टी भी दे रहा है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं लगता कि जैसे देश में बोलने की आज़ादी है, लेकिन कई बार आप ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिससे आज़ादी को खतरा पैदा हो जाए, तो वो सारी चीज़ों का भी संज्ञान लेना चाहिए। और दूसरी बात है कि आप चेहरा देख के कार्रवाई करने का आरोप लगाते हैं और राजनीतिक दल चुनाव आयोग पर, जबकि उनकी पूरा एक सिस्टम है, वो लिबर्टी देते हैं। लेकिन मतदाता को अपनी बात कहना और कोई चीज़ बार बार इरादतन कहना, दोनों में कुछ तो अंतर है। तो आपको नहीं लगता इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए राजनीतिक दलों को कि चलिए ठीक है, इस बार गलती होगी तो आगे से ध्यान रखें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कटुता बढ़ाती है, क्योंकि मतभेद और मनभेद दोनों में बड़ा अंतर होता है। निश्चित तौर पर मनोज जी, जब एक बार कोई नेता यदि बयान दे देता है, गलत दे देता है, तो गलतियां हो जाती हैं बोलने में, और नेता प्रभावित करने की कोशिश में कई बार भूलवश बोल जाते हैं, और हमने देखा माफ़ी भी मांगते हैं तो आयोग उसको माफ़ भी कर देता है। लेकिन जब बार बार यदि कोई वो बात दोहराए या एक के बाद एक गलतियां करें तो उस पर सख्त कार्रवाई होना ही चाहिए, आयोग को करना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि आयोग कभी ऐसी, आयोग की वो नहीं रही है कभी भी कि 140 शिकायतें हुई हैं तो बाद में कभी आयोग ने ऐसा नहीं कहा कि इसमें से 40 झूठी थी या ये गलत पाई गई। तो जब इस तरह की बात आयोग रखेगा सामने कि इनने फला आदमी ने या फला नेता ने फला पार्टी ने इतनी शिकायतें की थी, इनमें से इतनी गलत पाई गई और इन पर हमने कार्रवाई की, ऐसा कभी भी उसका सफाई या उसकी तरफ से, आयोग की तरफ से आता नहीं है। तो इससे कारण नेता, जैसे कि पटेरिया जी ने बताया, गलत शिकायतें भी करते जाते हैं, वो अपना नंबर बढ़ाने के लिए पार्टी तो में एक तरीका ये भी हो सकता है जो गलत शिकायत करे उस पर भी एक्शन हो। बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। यदि इस तरह से एक्शन होने लगेगा तो कोई गलत FIR दर्ज कराने के लिए आजकल थाने में नहीं जाता है, तो आयोग के पास भी नहीं जाएगा आदमी कि गलत माने गलत है, कि उल्टा उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। कभी आपने सुना है कि किसी ने गलत FIR कर दी है और गलत करने पे तो आयोग उस पर कार्रवाई हो जाती है, उसको डर रहता है। अभी आयोग का ये डर नहीं है कि हमने गलत शिकायत की है तो कोई कार्रवाई हम पर होगी, यदि सही शिकायत होगी तो आयोग कार्रवाई कर देगा। लेकिन इसी कारण इन शिकायतों के आधार पर ही आयोग पे पक्षपात के आरोप लगते हैं कि हमने इतनी शिकायतें की हैं और कार्रवाई आयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि आयोग ये कहता नहीं है ना या करता नहीं है। यदि वो मान के चलो, यदि शिकायत पे उसने कार्रवाई कर दी कि आपने गलत शिकायत की, जिस तरह से कमलनाथ जी पे आज कार्रवाई की है कि आपने गलत बोला, उसी तरह यदि आपने गलत शिकायत की उस पर भी कार्रवाई कर दे आयोग, तो ये शिकायतों का आंकड़ा भी कम हो जाएगा और उस पर पारदर्शिता या उस पर भेदभाव का भी आरोप नहीं लगेगा, क्योंकि सब पारदर्शी हो जाएगा कि आपने शिकायत की थी, ये सही चीज़ पाई, हमने कार्रवाई की है, और आपने ये शिकायत की थी, ये गलत शिकायत की थी आपने और हमने आप पे कार्रवाई कर दी है। तो आयोग यदि ऐसी व्यवस्था करेगा निश्चित तौर पर ये शिकायतों का आंकड़ा भी कम होगा और उसकी विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। बड़ी बात है कि आयोग की विश्वसनीयता बनाए रखना दोनों दल या सारे दलों की जिम्मेदारी है। बहरहाल अब समय और इजाज़त नहीं दे रहा है इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों के मुखियाओं को और उनके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सोचना चाहिए कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमने पहले देखा है कि पहले EVM जब शुरुआत हुई तो बैलेट पेपर के दौर में देखा हिंसा होती थी, समय ज़्यादा लगता था, धांधली के आरोप लगते थे। EVM आ गई, समय के साथ EVM पर आरोप लगने लगे, और अब चुनाव आयोग जैसी संस्था है जो कि पूरा प्रयास करती है कि चुनाव निष्पक्ष हो, सबकी बात सुनती है, ज़रूरत के मुताबिक जो फैसले होते हैं या जो भाषण होते हैं उसके मुताबिक वो अपना निर्णय लेती, शिकायतों का प्रकार देखते हुए। और अगर उन पर भी आप निशाना बनाएंगे तो ये सोचने वाली बात होगी कि अगर संवैधानिक संस्थाओं पर अगर लोगों का भरोसा उठ गया तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रहेगा। और दूसरी एक बात है कि नेताओं को भी सोचना चाहिए कि बयानों का स्तर क्या होना चाहिए। ठीक है, आपने कोई नेता कह देता है कि आप बेदाग नहीं हैं, आपके
पाउडर से दाग नहीं धुलेंगे, दूसरा कह देता वॉशिंग मशीन चाहिए। लेकिन इसके इतर जनता के बारे में भी सोचना चाहिए कि जिसको लुभाने के लिए आप प्रयास करो और जिस प्रकार की बयानबाजी आप कर रहे हैं वो आपको किस रूप में ले रही है, किस स्तर तक आपको झेल रही है। तो इन सब चीज़ों पर अंकुश लगाने के प्रयास राजनीतिक दलों को करना चाहिए, क्योंकि जनता तो अपना फैसला समय समय पर देती है। क्योंकि चुनाव के नतीजे ही एकमात्र फैसला नहीं होता है, क्योंकि हमने इस देश के इतिहास में देखा कि इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे हैं, राहुल गांधी भी चुनाव हारे हैं, कमलनाथ भी चुनाव हारे हैं और शिवराज सिंह चौहान भी। तो अगर आप ये कहें कि दादा ने घी खाया था और पोता पहलवान बन जाएगा, तो ऐसा भी संभव नहीं है। तो एक बिंदु पर आकर सारे दलों को बैठकर इस पर मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि चुनाव में जब वो भाषण देने जाते हैं तो उनकी लाइन लेंथ क्या हो। सत्ता का फाइनल में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।